तो अभी तक हमने बात करी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान के बारे में, उनके जीवन के हुए युद्धों के बारे में, और अंतिम युद्ध जो उन्होंने भीमदेव चालुक्य के साथ लड़ा जिसमें वो वीरगति को प्राप्त हुए, उसकी हमने अभी तक चर्चा करी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत से इतिहासकार भीमदेव चालुक्य के साथ इस युद्ध को नहीं मानते, लेकिन पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई ने लिखा, वो इसको मानते हैं कि भीमदेव चालुक्य के द्वारा ही सोमेश्वर चौहान वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसी के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वो भीमदेव चालुक्य का सर नहीं काट देंगे तब तक वो पगड़ी धारण नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद युद्ध हुआ था और उस युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो उस युद्ध की भी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बचपन की ओर। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ, इसमें बहुत सारे इतिहासकारों की बहुत सारी मान्यताएं हैं। मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का पूरा इतिहास बहुत सारी विरोधाभास जानकारियों से भरा पड़ा है। कोई नहीं कह सकता कि क्या फिक्स चीज थी। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में ज्यादातर इतिहास मानते हैं, लेकिन बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में नहीं 1156 में हुआ, और कुछ 1149 में मानते हैं। कोई तो कहते हैं कि 26 साल ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राज्य किया, कोई 36 साल और कोई 42 साल तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राज्य बताते हैं। लेकिन यह बिल्कुल संभव है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जैसी ख्याति है उस हिसाब से उनका राज्य थोड़ा सा लंबा चला होगा, लेकिन इतिहासकार जैसा मानते हैं वैसा मैंने आपको बताया। तो 26 साल तक ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इस धरती पर राज्य किया, अजमेर पर राज्य किया, दिल्ली पर राज्य किया, उसके बाद वो वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन उनका जन्म कहां हुआ था? उनका जन्म हुआ था चालुक्यों की राजधानी अनहिल पाटन में जन्म हुआ था। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था सोमेश्वर चौहान अपने मामा के कुमारपाल के यहीं रह रहे थे, वहीं पर उन्होंने सैन्य शिक्षा ग्रहण की थी। तो वहीं पर उनके दो पुत्रों का जन्म हुआ कर्पूर देवी से, जिनके पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान और दूसरे पुत्र हरिराज चौहान। तो दो पुत्रों का जन्म वहीं हुआ था। लेकिन जब सोमेश्वर चौहान को अजमेर बुलाया गया और अजमेर की गद्दी उन्हें प्राप्त हुई तो कुंवर पृथ्वीराज हरिराज भी अजमेर में आ गए। अब पृथ्वीराज चौहान की सारी शिक्षा दीक्षा अजमेर में ही हुई। कहां पर हुई? जो सरस्वती कंठा भरण विद्यापीठ गुरुकुल बनवाया था, किन्होंने बनवाया था? सोमेश्वर चौहान के बड़े भाई विग्रहराज चौहान ने वो गुरुकुल बनवाया था, जिसमें 10,000 विद्यार्थी एक साथ बैठकर विद्या अध्ययन कर सकते थे। तो कुंवर पृथ्वीराज चौहान की शिक्षा दीक्षा उसी गुरुकुल में हुई, उसी सरस्वती कंठा भरण विद्यापीठ में हुई। उसमें एक भव्य मंदिर मां सरस्वती को समर्पित था, लेकिन विधर्मियों ने वो तोड़कर फिर वहां पर मस्जिद बना दी। तो बहुत ही अद्भुत वो गुरुकुल था। मैं थोड़ी सी चर्चा इस गुरुकुल के बारे में करूंगा और उस समय जो विषय पढ़ाए जाते थे, वहां कैसी शिक्षा होती थी, उसके बारे में करूंगा। और फिर हम जानेंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी विद्या किससे सीखी, क्या अश्वत्थामा से सीखी या एकलव्य के वंशज भीलों से सीखी। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो सबसे पहले कुंवर पृथ्वीराज चौहान ने उस गुरुकुल में क्या क्या सीखा? पृथ्वीराज विजय में जयानक बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने उस गुरुकुल में 36 प्रकार के शस्त्र अस्त्र चलाने सीखे, उन सब में निपुण हो गए थे, उन सब में वो पारंगत हुए थे, जिसमें धनुष था, तलवार थी, बर्छी थी, जिसमें बहुत सारे शस्त्र अस्त्र थे। 36 प्रकार के सभी शस्त्र अस्त्रों में पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल पारंगत थे। और 6 तरीके की भाषाएं सीखी, जिसमें संस्कृत, प्राकृत, मागध, सूरसैनी, ऐसी करके 6 भाषाएं थी जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उस गुरुकुल में सीखी। और क्या सीखा? पक्षियों की भाषा पृथ्वीराज चौहान ने उस गुरुकुल में सीखी। ऐसी 64 कलाएं उस गुरुकुल में सिखाई जाती थी, वो सभी 64 कलाओं में पारंगत पृथ्वीराज चौहान हुए। पक्षियों की भाषा बड़ी महत्वपूर्ण होती थी, पशुओं की भाषा बड़ी महत्वपूर्ण होती थी, घोड़ों की भाषा, गज, हाथियों की भाषा, सब भाषाएं सिखाई जाती थी। ये सब मैं आपको कल्पना में नहीं, ये सब मैं आपको तथ्यागत बात कर रहा हूं। और 14 विद्याएं सिखाई जाती थी। आप अगर डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक पढ़ोगे पृथ्वीराज चौहान, तो उन्होंने उसमें पूरे विषय दिए जो हरिभद्र सूरी ने लिखे हैं। उस समय कौन से विषय चल रहे थे जिनको पूरा पढ़ने के बाद ही किसी व्यक्ति को विद्वान समझा जाता था। तो 84 ऐसे विषय थे जो उस समय के गुरुकुल में पढ़ाए जा रहे थे। 84 सब्जेक्ट, 84 विषय। तो मैं आपको डॉक्टर दशरथ शर्मा की जो पुस्तक है पृथ्वीराज चौहान, उसमें से आपको मैं 84 सब्जेक्ट जो उस समय पढ़ाए जाते थे उसके बारे में
थोड़ी सी मैं आपको समरी दूंगा। सबसे पहले ललित कला सिखाई जाती थी। ललित कला में क्या होता था, लिखना सिखाया जाता था, गणित, आलेख, नाट्य, नाटक सिखाए जाते थे, गीत वादित बजाना सिखाया जाता था, गाना सिखाया जाता था, स्वरगत, पुष्करगत, समताल, द्यूत, जुआ भी सिखाया जाता था। यह भी एक क्रीड़ा थी उस समय की। और जनवाद, कैसे हमको आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स जो बात करते हैं, कैसे कन्वर्सेशन करनी चाहिए, वो सिखाई जाती थी। होरा, ये तो मुझे भी नहीं पता। काव्य सिखाया जाता था, कैसे कविता की जाए। अष्टापद्म, अन्न विधि, पान विधि, मतलब अन्न की विधि, पान विधि, वो सब उस ललित कला में आती थी। कैसे भोजन बनाया जाए, कैसे रस बनाए जाएं, ये सब सब्जेक्ट थे उस समय के गुरुकुलों में। शयना विधि, कैसे शयन किया जाए। आज के लोग सोना नहीं जानते। मैं आपको और जानकारी दे दूं कि आज के लोगों को यह नहीं पता है कि कौन सी दिशा में सर करके सोना चाहिए और कौन सी दिशा में पैर करके सोना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्रों ने, अगर आप महाभारत में पढ़ोगे तो महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि दक्षिण की ओर सर करके सोना चाहिए और उत्तर की ओर पैर करके सोना चाहिए। और आज आपको इसको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारी धरती है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी भी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ, वो आपके सर से लेकर पैर तक है। अगर आप उल्टे सोते हो तो वो आपके अंदर बीमारी क्रिएट करेगी। मतलब आज जो व्यक्ति है वो गलत सोकर अपने भीतर बीमारी पैदा कर रहा है। तो हमें सोना नहीं आता, हमें खाना नहीं आता, इसके बारे में तो मैं आगे विस्तृत चर्चा करूंगा। हमें खाना नहीं आता, हम पानी पीते हैं बार बार, हमें भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम भोजन के बाद पानी पीते हैं तो वो एक विष की तरह होता है, जहर की तरह होता है। तो ये सारी विद्याएं, ये सारे सब्जेक्ट उस समय पढ़ाए जाते थे। और क्या पढ़ाया जाता था? आर्या प्रहेलिका, ये कई सारे भाग में बटा हुआ था। एक ललित कला, दूसरा वृत्त ज्ञान। वृत्त ज्ञान में गाथा, गीत, श्लोक, मामुष्टिकम, गंध युक्ति, आभरण विधि, तरुणी प्रति कर्म, जो हमारा काम सूत्र है वो, स्त्री लक्षणम, पुरुष लक्षण, हय लक्षण। हय लक्षण मतलब घोड़े के, गज लक्षण मतलब हाथी के, गो लक्षण मतलब गाय के लक्षण। तो ये सारे मेष लक्षण, चक्र लक्षण, ये आयुध लक्षण भी सिखाए जाते थे कि कैसे करके आपको एक शस्त्र जो है आपके काम का है। मतलब अगर आपके पास तलवार आपके हिसाब की नहीं है तो आप युद्ध में उस तलवार को लेके चले जाओ तो आप मारे जाओगे। तो आपके हिसाब की कौन सी तलवार है, कौन सा आयुध है और उस आयुध का क्या लक्षण है, ये सब हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता था। अगर आप बोर हो रहे हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेना, लेकिन मैं समझता हूं ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूं। आगे क्या है? छत्र लक्षण, मणि लक्षण। और क्या सिखाते थे? ग्रहचार। जो ग्रह हैं, सूर्य चरित्र, राहु चरित्र, ग्रह चरित्र, सूत्रकार, दूतकार। मंत्र सिखाते थे। मंत्र में पृथ्वीराज चौहान को बताते कि इंद्रजाल की भी शिक्षा दी गई थी। मैंने इंद्रजाल बहुत पढ़ी है, तो इंद्रजाल में बहुत सारे यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये 3 तरीके की चीजें दी गई हैं और ये काम करती हैं। इसके ऊपर तो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। मैंने एक चैनल और बनाया है अध्यात्म से रिलेटेड, जिसमें पौराणिक कथाएं और ऐसी ही बातें होंगी, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। वो चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। वो धर्म से रिलेटेड है, ये इतिहास से रिलेटेड है। तो बात होती है मंत्रों की शिक्षा दी और सेना विज्ञान दिया। सेना विज्ञान मतलब किस तरीके के आपको व्यू रचना करनी है, जैसे नगरयान, प्रतिव्यूह, व्यूह, चास्म, प्रतिहारम, वास्तुमान, नगर निवेश, वास्तु निवेश, वास्तु भी सिखाई। इष्ट वस्त्र, तत्व प्रवाद, अश्व शिक्षा, हस्ती शिक्षा, मणि शिक्षा, धनुर्वेद। धनुर्वेद केवल एक सब्जेक्ट था, 84 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट था। तो धनुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद का पूरा ज्ञान, चिकित्सा शास्त्र का पूरा ज्ञान उस समय सिखाया जाता था हमारे गुरुकुलों में। तो स्वर्णवाद, मणिवाद, बाहु युद्ध, जो पहलवानी होती थी वो बहुत ही प्रमुख थी उस समय। उस समय का गुरुकुल का प्रत्येक बच्चा, ब्राह्मण बच्चों को छोड़कर प्रत्येक बच्चा बाहु युद्ध जरूर सीखता था। उसके जितने भी दाव पेच होते थे वो जरूर सीखता था। रामायण में मल्ल युद्ध हुआ था रावण और सुग्रीव के बीच, तो उसमें 126 तरीके से रावण और सुग्रीव दाव पेच से मल्ल युद्ध लड़ते हैं एक दूसरे से। तो ये बाहु युद्ध बड़ा जरूरी था। तो आगे दंड युद्ध, मुष्टि युद्ध, अस्थि युद्ध, युद्ध नियुद्ध, युद्ध नियुद्ध, सूत्र क्रीड़ा, वात क्रीड़ा, व्यू क्रीड़ा, नालिका क्रीड़ा,
पत्रच्छेद पस्त्रच्छेद सजीव निर्जीव सुख निरीत। तो कला विद्याओं का सुव्यवस्थित विचार ये और भी हरिभद्र सूरी ने लिखा है, लेकिन इसकी पूरी विस्तृत चर्चा दूसरे ग्रंथों में है, तो मैं इसकी भी चर्चा आपसे करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे बड़ी व्यक्तिगत रुचि रहती है कि हमसे 500 साल पहले, हमसे 2000 साल पहले कैसा जीवन होता था, कैसी शिक्षा होती थी, कैसी पढ़ाई लिखाई होती थी, कैसे लोग होते थे, कौन सी संस्कृति को मानते थे, कैसे वो जीवन यापन करते थे। तो मुझे इसमें बड़ा आनंद आता है। तो मैंने आपको ये जानकारी दी। उस समय के गुरुकुल ऐसे थे जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, मतलब 5 साल 5 महीने 5 दिन का एक बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता था और 14 साल का होकर वो निकल आता था, और 14 साल की उम्र तक वो बहुत सारे विषयों में पारंगत हो जाता। जैसी जिसकी बुद्धि होती थी, जैसे जिसका अभ्यास होता था, वो वैसा ही हो जाता, मतलब वो जीविका कमाने लग जाता था। केवल जो ब्राह्मण बालक होते थे उन्हीं को वहां पर 25 वर्ष तक रुकना पड़ता था, क्योंकि ब्राह्मण बालकों को सारे विषयों में पारंगत होना जरूरी था, क्योंकि उनको आगे चल के शिक्षा जो देनी होती थी। लेकिन एक बच्चा 5.5 साल का जाता था और 14 साल का होकर बाहर आ जाता था और जीविका कमाने लग जाता था, एक्सपर्ट हो जाता था बहुत सारे सब्जेक्ट में। लेकिन आज की शिक्षा कैसी है? आज की शिक्षा ऐसी है कि आप ग्रेजुएट हो जाओ। मैंने जब बीएससी की थी तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से मैंने बीएससी की थी और कॉलेज में भी मैंने टॉप किया था। लेकिन आपको सच्चाई बताऊं, हमारे एजुकेशन सिस्टम की बीएससी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद पता चलता है कि आपके लिए कोई जॉब नहीं है। आपको या तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा या फिर आपको और आगे पढ़ना पड़ेगा। आपके लिए कोई ढंग की जॉब नहीं है। मतलब आप 15-18 साल पढ़े लेकिन आपके लिए कोई जॉब ही नहीं है। बस एक ही जॉब हमारे भाई लोग करते हैं, ग्रेजुएशन करके, बीएससी एमएससी करके। वो कौन सी जॉब करते हैं? ज्यादातर लोग क्या जॉब करते हैं? दूसरों को पढ़ाने की, अपने से नीचे वाले क्लासेस को पढ़ाने की, तो यही जॉब करते हैं। हमारे यहाँ इतना 18 साल बिगाड़ने के बाद भी जॉब नहीं है। फिर क्या एजुकेशन सिस्टम है हमारा? लेकिन तब का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 8-9 साल में ही आपको पारंगत कर देता था। लेकिन आज हम किसी भी चीज में पारंगत नहीं, आज हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, कोई हुनर नहीं है। मैंने जब बीएससी करी तो मुझे ये होश आया कि हमने इतना सब पढ़कर भी कोई हुनर नहीं सीखा, जबकि चाउमीन वाला 30,000 रुपए महीने पर डेली के 1,000 रुपए कमा रहा है। तो हमारी पढ़ाई की फिर क्या वैल्यू हुई? फिर हमने क्या पढ़ा? और इस देश में लाखों नहीं करोड़ों हमारे युवान भाई बहुत अच्छी अच्छी डिग्री प्राप्त करके, बीटेक की भी, इंजीनियरिंग की आज क्या वैल्यू रह गई है? बहुत सारी डिग्री करके घर बैठे हुए हैं, जॉब नहीं है। क्योंकि जॉब क्यों नहीं है? क्योंकि उनके भीतर कोई हुनर ही डेवलप एजुकेशन सिस्टम ने नहीं किया। हुनर चाहिए आज की तारीख में, लेकिन आज से 150 साल पहले तक हुनर डाला जाता था। राजीव दीक्षित की वीडियो आप जरूर सुने, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे बनाई है। मैं भी इसमें आगे चलकर वीडियो बनाऊंगा। नैतिक मूल्य बहुत ज्यादा थे, शिष्यों में नैतिक मूल्य गुरु कूट कूट के भर देता था। 1860 के करीब एक अंग्रेज जज हुआ, जब वो रिटायर हुआ तो उसने अपनी डायरी लिखी थी। उस डायरी में बहुत अच्छी बात मिली। क्या बात मिली? उसने भारत के बारे में एक चीज लिखी है कि उसने बहुत सारे केस सुने। उसमें ग्रामीण अंचल से बहुत सारे लोग आते थे जो वहां जाकर गवाही देते थे उसके कोर्ट में। वो क्या लिखता है? वो अंग्रेज जज लिखता है, लेकिन वो लोग एक छोटा सा झूठ बोलकर बच जाते जुर्माने से, सजा से। लेकिन इस भारत के आदमी को सहज झूठ बोलना नहीं आता। मतलब ऐसी नैतिक मूल्य हमारे थे। यहां पर आए बहुत से विदेशी यात्रियों ने इस देश की स्थिति का वर्णन किया कि इस देश में कोई चोर नहीं था, कोई भिखारी नहीं था, ऐसा ये समृद्ध देश था। लेकिन मैकॉले आया और मैकॉले ने यहां की सारी शिक्षा पद्धति को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। हमारे पास हजारों भाषाएं हैं, हमारे पास कितनी भाषाएं हैं जो इस देश में बोली जाती हैं, लेकिन हमें इंग्लिश सीखना जरूरी है। और आज का बच्चा कितना भी होशियार सही, इंग्लिश बोलना नहीं आता तो वो गंवार है। ऐसी कैसी एजुकेशन सिस्टम? तो मैंने बात करी उस समय के एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा पद्धति के बारे में। अब हम बात करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी विद्या कैसे सीखी, शब्दभेदी वाण विद्या उनको कैसे प्राप्त हुई।